अगर हम 10 काम बताते थे, 2 काम हमारे किए गए, हमने तब भी मन मारा कि कोई बात नहीं, जब जो चल रहा है उसको चलने दें। मुख्यमंत्री जी समय तक नहीं देते थे मिलने के लिए। 11 महीने मुझे समय नहीं मिला मुख्यमंत्री से मिलने का। उन्होंने जलील करना शुरू किया। जब हम लोगों को इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, जो आज मुख्यमंत्री जी मंच से बोलते हैं कि बिक गए हैं, मंडी तो इन्होंने लगाई हमारे खरीदने की। अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और उन्होंने 26 साल राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा है। ठीक है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि राम भगवान है ही नहीं, राम एक काल्पनिक, कुछ तो एथिक्स होने चाहिए राजनीति में भी। लेकिन इस तरह के कैंडिडेट को हमारी अंतरात्मा है वो नहीं मानने के मन को वोट करें। तो साहब ने कि लोगों को तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया। परिवारवाद की राजनीति को कांग्रेस पार्टी बढ़ावा दे रही है। पुष्पेंद्र जी उनके पिता राजनीति में थे तो उनको टिकट मिला। डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की थी, अब भी डॉक्टर साहब कहीं नहीं दिखे। डॉक्टर साहब ने कोई उस समय किसी के पक्ष में बात नहीं की। हालांकि वो जो डॉक्टर्स यूनियन है उसके प्रेसिडेंट थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह नहीं है कि शिमला में बोलते कि मैं शिमला का हूँ, देरा में बोलते मैं देरा का हूँ, जब नगांव आते तो बोलते मैं हमीरपुर का हूँ। हमें यही समझ नहीं आया आज तक कि है कहाँ के। रियल ब्रदर की लीज है ब्यास रिवर, वहां से दिन रात खनन हो रहा है, एनजीटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब हमें पूछना चाहिए उनसे कैसी क्या मुझे माइनिंग माफिया बोल रहे हैं। सबसे बड़े माफिया लोग तो ये हैं जिन्होंने सारा सिस्टम ही मोनोपोलाइज करना दिलवा दिए। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लीडर हैं जो झूठ की दुकान खोल, जो सवेरे से झूठ बोलते हैं, शाम तक झूठ बोलते हैं सत्ता में रहने के लिए, ताकि किसी तरह सत्ता में बने रहें। 2010 का समय चल रहा है। एक युवा है और युवा हमीरपुर की सड़कों पर चलते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक गोवंश दिखता है, एक बैल दिखता है जो उसे वहां पर घायल अवस्था में दिखता है। 22 साल के इस युवा के मन में उसे देखकर पीड़ा, एक व्यथा जागती है और वो उतरता है और उसका इलाज करने का प्रयासरत होता है। वहां से वो प्रेरित होता है और उस गोवंश और उसके साथ और भी बहुत से गोवंशों के लिए वो गौशाला की शुरुआत करता है। 2022 पे अब पहुंचते हैं। 2010 से जंप करके 22 साल का ये युवा 2022 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता भी है। पर उसका प्रकरण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। होता यह है कि कहा जाता है कि पार्टी से टिकट मिलेगा, टिकट मिलने की खुशी भी होती है, लोगों के साथ गाजे बाजे के साथ, पार्टी के झंडों के साथ वो नामांकन भरने पहुंचते हैं। नामांकन भर के जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि टिकट ही कट गया। उसके बावजूद वो वहां चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं और उसे जीतते हैं। उसके बाद वो हिमाचल के 3 निर्दलीय चुने विधायकों में से एक बनते हैं। लेकिन फिर 16 महीनों के समय में कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी विधायकी से खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन उनके लाइफ में आने वाला था उस समय पर, जो अभी सच चल रहा है, वो यही है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। आज उनके पक्ष की हम कहानी सुनेंगे। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच में है हमीरपुर के पूर्व विधायक और इस समय पर हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आशीष शर्मा जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष भाई, सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और जब मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि ज्यादातर लोगों को लगता है भाई कोई कारण नहीं था आपके रिजाइन करने में, लेकिन आपने 1 नहीं 2 नहीं 5 कारण बताए हैं लोगों को। देखिए, जब आप चुन के आते हैं, इंडिपेंडेंट विधायक जब चुना जाता है, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की होती है जी, और लोग चुनाव जिताते हैं, लोग ही नेता बनाते हैं जी। लेकिन जब सरकार बनी, गवर्नमेंट बनी और सभी उत्साहित थे, हमीरपुर को सीएम मिला जी, और हमारा भी दायित्व बनता था कि सीएम को और मजबूत करने का जी। हमने कोशिश की। जब शुरू में सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी के साथ चले, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी की मित्र मंडली है जी, जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जिनको उन्होंने मूंगफली की तरह कैबिनेट रैंक जो इस सरकार में बांटे, जो लोग वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ सकते, उन लोगों को कैबिनेट रैंक दे दिए गए, चेयरमैन बना दिए गए, ओएसटी बना दिए गए, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन लोगों को दरकिनार किया गया। शुरू में जब सरकार, तो हमें अगर हम 10 काम बताते थे, 2 काम हमारे किए गए, हमने तब भी मन मारा कि कोई बात नहीं, जब जो चल रहा है उसको चलने दें, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब ये और ज्यादा होने लगा, मुख्यमंत्री जी समय तक नहीं देते थे मिलने के लिए। 11 महीने मुझे समय नहीं मिला मुख्यमंत्री से मिलने का, और मैं इंडिपेंडेंट विधायक हमीरपुर सदर से हूँ। अप्रैल 2023 से लेके
फरवरी 2024 तक मुझे 11 महीने में मुख्यमंत्री जी ने 10 मिनट का टाइम नहीं दिया और उन्होंने जलील करना शुरू किया। जब मिलने के लिए गए कम से कम 50 चक्कर उनके दफ्तर के लगाए तो मुझे बिठाया जाता था बाहर, एक एक 2-2 3-3 दिन बिठा के रखा और शायद अगर राजनीति में आए तो वहां पे बैठते थे, नहीं तो अदरवाइज राजनीति में ना होते तो इतना जरूरत भी नहीं थी बैठने की। कोई ना कोई अपना जुगाड़ कर लेता है कोई, अगर काम भी करवाने हो। लेकिन यहाँ पे क्या था कि क्योंकि लोगों के काम करवाने हैं और डलमन के काम के लिए गए थे, किसी का मेडिकल बिल है, किसी के डलमन जो हमीरपुर के अपने विधानसभा क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री जी, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। परिस्थितियां ऐसी बनी, आने वाले कोई ये एक दिन की बात नहीं कि हमने राज्यसभा का चुनाव हुआ और हमने वोट डाला उसके बाद ये सब चीजें घटित हुई। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस समय जो राज्यसभा का चुनाव तो हमें अपना विरोध व्यक्त करने का मौका मिला। जब हमने विरोध व्यक्त किया, हमने वोट डाला, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डाला, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला और जब वोट डाला उसके बाद 6 लोगों को इन्होंने निलंबित किया जो कांग्रेस के विधायक थे। 3 लोग हम थे, हम लोगों को इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। जो आज मुख्यमंत्री जी मंच से बोलते हैं कि बिक गए हैं, मंडी तो इन्होंने लगाई हमारे खरीदने की। अगर आपको याद हो 40 नंबर था कांग्रेस पार्टी का, 34 ये रह गए जब 6 गए, स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता है, 33 रह गए। फिर इनको ये था कि हमारी अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि 3 इंडिपेंडेंट में से 1 इंडिपेंडेंट हमारे साथ आ जाए। होशियार सिंह जी को लालच दिया गया कि आप डिप्टी सीएम आपको पद दे देते हैं, साथ में आपको देरा को जिला बना देते हैं। ओके, इतनी बात हो रही थी इस पे, इतना सब कुछ इन लोगों ने बोला। लेकिन बात ये होती है कि आत्मसम्मान की बात होती है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेरे को बोला गया आप क्या लेना है आप लीजिए, ठीक है। मैं इस पे आने भी चाहता हूं लेकिन थोड़ा समय मैं, क्योंकि बीच में एक दो इंसिडेंट ऐसे हैं जो जिनकी पे बात करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री बनते हैं हमीरपुर से, आप चुने हुए विधायक हैं हमीरपुर के। गांधी चौक पे एक जनसभा होती है, विशाल जनसभा, हजारों के हिसाब से हुजूम आया है वहां पर। आप भी वहां पर मुख्यमंत्री का गुणगान करते हैं, बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री को आप जिस तरह से कह रहे थे कि मजबूती मिलेगी, और वो भी जब आते हैं, आपकी राजनीति में आने से पहले से एक जो मांग यहाँ पे हमीरपुर के बस स्टैंड की थी, जिसके लिए आप हमेशा ही वोकल रहे हैं, उसके लिए वो वहां से सौगात देते हैं। एक तरह से आपकी बात को वो पूरा वहां पे करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक जोड़ी बन गई है जो हमीरपुर को विकास की नई राह पे लेकर जाएगी। बिल्कुल। फिर वही 15 महीने में जैसे आपने बताया ये सारी चीजें, ये सब भी प्रकरण यहाँ पर हो रहे थे। आता है वो समय जब राज्यसभा का समय है। राज्यसभा के चुनावों में जो मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, वहां पे आपने लोगों को स्पेशली बताया, क्योंकि आप जब इकट्ठे बताते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार लोग मिस कर देते हैं वो पॉइंट जो आप बताना चाह रहे हैं। आपने उसमें लिखा है कि एक जो प्रदेश के विरोधी व्यक्ति को यहाँ पर कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया, उसका हम विरोध कर रहे थे। बिल्कुल। प्रदेश विरोधी आप कह रहे हैं मनु सिंघवी जी को। देखिए, प्रदेश विरोधी, हिंदुत्व के विरोधी, मैं तो ये भी बोल रहा हूं। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं जी, और उन्होंने 26 साल राम मंदिर के विरुद्ध केस लड़ा है। ठीक है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि राम भगवान है ही नहीं, राम एक काल्पनिक है। अच्छा, मतलब हमारी जो श्रद्धा है वो काल्पनिक है। वो काल्पनिक है। उन्होंने बोला था जो वाटर सेस का जो सीएम साहब ने जो वाटर सेस लगाया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी जो कंपनीज की तरफ से केस के वकील है वो अभिषेक मनु सिंघवी जी। मतलब कांग्रेस ही यहाँ पे सेस लगा रही है और कांग्रेस ही का व्यक्ति जो है कांग्रेस के अगेंस्ट काम कर रहा है। जो कंपनीज हैं जिन्होंने वाटर सेस के खिलाफ केस फाइल मतलब उसके अपील किया, तो उनका केस फाइट अभिषेक मनु सिंघवी जी कर रहे हैं। तो किस तरह की ये जुगलबंदियां हैं और किस तरह के ये लोग हैं? कुछ तो एथिक्स होने चाहिए राजनीति में भी। आप आ रहे हैं, अगर राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं, प्रदेश की सरकार आपको नॉमिनेट कर रही है यहाँ से कि आप हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे, लेकिन इस तरह के कैंडिडेट को हमारी अंतरात्मा है वो नहीं माने कि हम उनको वोट करें। और हमने ना वोट किया, और मैंने तो फर्स्ट वोट कास्ट किया था अपना, और भगवान की कृपा रही कि 34 हुआ था। जो उसके बाद जब पर्ची डली वो भी हमारे कैंडिडेट की निकली और वो राज्यसभा पहुंचे। यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि अंतरात्मा नहीं मानी ये सब करने के लिए, गलत काम करने के लिए, मुख्यमंत्री तो आज भी मंच से कह रहे थे कि भाई बिक गए, तो लगातार कह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं यहीं पे खत्म नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देखिए भ्रष्ट है, आप खनन माफिया हैं जो आरोप लगते हैं,
और उसके बाद ये भी आरोप लगते हैं कि भाई 135 करोड़ के तो टेंडर आपने मेरे से करवाए, आप कह रहे काम नहीं होते। ये सारी देखिए, जी पहली बात, पहले मैं माइनिंग के ऊपर बोल लूं। जी मैं क्रशर अगर मैंने लगाया 2010 में, मेरे चाचा जी ने क्रशर लगाया। जब जी। मैं इंजीनियरिंग करके आया, मैंने उसको संभाला, जी अपना कारोबार स्थापित किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टरशिप की साथ में पीडब्ल्यूडी में शुरू की। और सारा हमीरपुर जानता, मैं यहीं पे बड़ा भला हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। सबने देखा मेरे को बढ़ते हुए भी, सबने मेरा हर चीज देखी है। ये संघर्ष जो चला ये भी हमीरपुर की जनता ने देखा है, कोई छिपी नहीं है, खुली किताब है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह नहीं है हम कि शिमला में बोलते हैं कि मैं शिमला का हूँ, देरा में बोलते मैं देरा का हूँ, जब नगौन आते तो बोलते मैं हमीरपुर का हूँ। हमें यही समझ नहीं आया आज दिन तक कि हैं कहाँ के हैं हम। तो हमारी तो कर्म भूमि भी ये है, जन्म भूमि भी यही है, और आगे आने वाले समय प्राण भी यहीं पे त्यागने हैं। ये जो बोल रहे हैं माइनिंग, आप पहली दफा ऐसा हुआ प्रदेश में कि सरकार दिसंबर में बनी और फरवरी में इन्होंने माइनिंग पॉलिसी चेंज कर दी। कैबिनेट से अप्रूवल लिया गया कि कैप्टिव यूज के स्टोन क्रशर्स के साथ कभी लीज अटैच नहीं की जाती थी रिवर बेड की। ठीक है, कैप्टिव यूज का मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता देता हूं। प्लीज। कैप्टिव यूज का मतलब ये है कि किसी कंपनी ने, 4 लेन की कंपनी या डबल लेन की कंपनी ने कोई टेंडर लिया हिमाचल में, तो वो जो वहां से जो उस रोड की कटिंग से मटेरियल निकलेगा वो पीसा जाएगा क्रशर में। तो उसको अलाउ किया जाता है कि आप क्रशर लगाइए, क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, थोड़े समय के लिए, जब तक वो टेंडर चला है। ठीक है, तो कि आप टेंडर अपना जितना समय वो काम चलेगा आप अपना क्रशर लगाइए और वहां से जो रोड से कटिंग का मटेरियल निकलेगा उसी को यूज कीजिए और उसी रोड में लगाइए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके रियल ब्रदर की लीज है ब्यास रिवर पे, उसको अटैच करने के लिए, क्योंकि वो प्रावधान रूल्स में नहीं था, ओके, इन्होंने वो सारे की सारी कैबिनेट से बदली पूरी माइनिंग पॉलिसी, और वो लीज जो है वो अटैच कर दी गई जो वहां पे 4 लेन का क्रशर चला हुआ है। वहां से दिन रात खनन हो रहा है, एनजीटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, 4 महीने जब डिजास्टर हुआ प्रदेश में, इन लोगों ने कांगड़ा हमीरपुर, जो कि हमीरपुर सीएम का जिला है, यहाँ पे पूरे क्रशर जो ब्यास की ट्रिब्यूटरीज पे थे सब बंद कर दिए। सारी जगह पे जी, सब बंद कर दिए, जबकि यहाँ पे उस तरह का नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ पे लोगों के मकान गिरे, कई डैमेजेस हुए रोड्स के, रास्तों के। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी लोगों को स्टोन, एग्रीगेट, सैंड, बजरी, रेता की। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि वो बंद कर दिया, कांगड़ा में भी हमीरपुर में भी। किस लिए किया? ताकि ये लोग अपनी मोनोपोली बना सकें, रेट ज्यादा रेट पे मटेरियल दे सकें। यहाँ पे जो गाड़ी बजरी की 10,000 की होती थी वो 20,000 की बिकना शुरू हुई, जो 15,000 की होती थी वो 30,000 की बिकना शुरू हुई। ये किस लिए? ऐसी क्या मंशा थी आपकी? आप हमें पूछना चाहिए उनसे कि ऐसी क्या, मुझे माइनिंग माफिया बोल रहे हैं। सबसे बड़े माफिया लोग तो ये हैं जिन्होंने सारा सिस्टम ही मोनोपोलाइज करना की कोशिश की गई। जबकि यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कोई जो गरीब व्यक्ति है जिसने, किसी ने टिप्पर डाला है मेरे भाई, यहाँ पे 10,000 गाड़ियां आपने खड़ी कर दी कांगड़ा हमीरपुर की। 4 महीने उन लोगों ने किस्तें कैसे दी होंगी जिनके टिप्पर थे? 4 महीने उन लोगों ने अपना घर कैसे चलाया होगा? जब आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं 135 करोड़ पे भी आऊंगा। एक और चीज आपके मैनिफेस्टो की मुझे याद आती है कि आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है। आपने कहा कि जब आपने वोट किया राज्यसभा में उनके खिलाफ, तो आपके पीछे पड़ गए, आपके घर वालों को धमकाने लगे, आपको भी धमकाने लगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि केवल मुझे, मेरा काम रोक के मुझे नहीं रोका जा रहा, बल्कि मेरे साथ 500-600 लोगों को और भी रोका जा रहा है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि इंसान को समझ नहीं आती है कि क्या करना है। वो सिचुएशंस ऐसी थी, मैं समझ सकता हूँ मुख्यमंत्री जी की पीड़ा भी, क्योंकि 9 लोग चले गए छोड़ के। तो जो भी आनन फानन में डिसीजन लिए गए, आदेश किए गए अधिकारियों को, इसका ये बंद कर दो, इसका ये बंद कर दो, कर दिया गया। लेकिन फिर भी उनको ठंडे दिमाग से सोचनी चाहिए थी ये चीजें, क्योंकि अपने जिले के लोग हैं अगर जो काम करते थे। और इस तरह पर्सनली मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को टारगेट किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इसका जो आर्थिकी का जो साधन है उनको जो है किसी तरह मैं बंद करता हूँ। लेकिन इससे फर्क ये पड़ा कि जो मेरे लोग हैं, जिन लोगों को जो काम पे 500-600, कोई ड्राइवर्स हैं, कोई मैकेनिक हैं, कोई ऑपरेटर्स हैं, तो इन लोगों की सबकी जो है उस समय 4 महीने से बंद रहा सब कुछ।
तो ये सब चीजें, ये तो मतलब बहुत नीच स्तर की राजनीति जो है, ये देखने को हमें मिली, जो इससे पहले कभी प्रदेश में घटना नहीं घटी है ऐसी। अगर मैं पूछूं कि आपने उनका ध्यान रखा, आपने उनको पैसे दिए, किसको? ये- हाँ बिल्कुल। अब फिर भी आपने वो किया, हाँ चाहे बिल्कुल, आपको 4 महीने से मतलब इनपुट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आपने अपने लोगों को बिल्कुल अपने लोगों को मैंने सैलरी भी दी, उनको अपने जो भी उनको उनके लिए, उनको घर परिवार चलाने के लिए मदद थी वो मैंने की है और कर भी रहा हूँ। एक और चीज जो अब, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे एक अलग नैरेटिव ये भी बनता है कि आप लोगों का मुकाबला मुख्यमंत्री के साथ है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा हट के बात करूंगा, उस पर भी बात में वापस आएंगे। और वो बात रहती है कि जब आप यहाँ पे हमीरपुर में चुनाव लड़ रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से लड़ रहे हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी से आप लड़ रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, एक नैरेटिव जो मैं यहाँ पे सुन रहा था वो मुझे कहा गया कि भाई आशीष अपना आदमी है, इसने पूरे जीवन में कोई गलती नहीं की एक को छोड़ के, वो गलती उनको ये लगता है कि रिजाइन की, जो शायद मुझे लगता है आपको नहीं लगती कि आपने वो गलती की है ना। बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा ये कहते हैं कि जो उनके पास एज है वो यही है कि आपने रिजाइन किया था। आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब को? देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब से और लोगों से भी ये बात रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कि लोगों को तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया। मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने तो अपना जो बिजनेस था वो स्थापित किया, उसके बाद राजनीति में आया, अपना बिजनेस अपनी फैमिली को हैंड ओवर किया। क्योंकि जब आप विधायक बन जाते हैं उससे पहले आपको एफिडेविट देना पड़ता है, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो आपको देना पड़ता है, वो मैंने दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो, जो सरकार ने उनके ऊपर पैसा लगाया, डॉक्टर बनने के लिए पैसा खर्च होता है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पैसा लगाया, तो उनको क्या जरूरत है? अगर सेवा करनी थी, उन्होंने राजनीति में आना था तो सेवा करते, सेवा डॉक्टर रह के कर लेते। 2-2.5 लाख 3 लाख की सैलरी उन्होंने टुकराई वीआरएस ली अपने, और उसके बाद जो है अभी इलेक्शन में कूदे पिछले। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को ये भी पूछना चाहिए, उनके पिताजी भी उद्योग मंत्री रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे। उस समय जनसंघ की सरकार बनी थी शांता कुमार जी की, और उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि जो विधायक, करीब मेरे ख्याल से 26 विधायक उस समय, और मेन जो उसमें वो विधायकों को लेके जाने वाले कांग्रेस पार्टी में, वो इनके पिताजी थे जब सरकार टूटी थी। तो वो भी लोगों को उनसे पूछना चाहिए था, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पुरानी चीजें वो साथ में चलती हैं। अगर आदरणीय ठाकुर जगदेव चंद जी यहाँ से बहुत बड़े टॉल लीडर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पीठ के पीछे भी उनके विरोधी प्रशंसा करते हैं। हमने देखे नहीं है, लेकिन हम छोटे थे उस समय, लेकिन हमारे पिताजी सब उनकी प्रशंसा करते थे, और हम जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं उनकी प्रशंसा होती है। धूमल साहब रहे, धूमल साहब की भी पीठ के पीछे प्रशंसा होती है, मतलब उन्होंने काम किए हैं ऐसे, इसलिए वो चीजें होती हैं। राज साहब का भी वैसा व्यक्तित्व रहा। अब इनसे पूछिए कि इनके पिताजी ने क्या किया जब ये उद्योग मंत्री रहे और इनको मौका मिला, तो कोई ना कोई तो अचीवमेंट होगी यहाँ पे हमीरपुर के लिए जो उनके पिताजी ने की। तो ये भी लोगों को सामने रखना चाहिए। ये तो नेता पुत्र हैं, लेकिन नेता पुत्र हैं तो कम से कम काबिलियत बताएं, आपके पिताजी ने भी क्या किया, आगे आपने भी क्या करना है। केवल परिवारवाद की राजनीति को कांग्रेस पार्टी बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे भी अगर पुष्पेंद्र जी उनके पिता राजनीति में थे तो उनको टिकट मिला, जो सामान्य कार्यकर्ता है यहाँ पे, जो इतने समय से लगे हैं यहाँ पे, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये सब चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि लोगों के समक्ष ये भी चीजें हैं, उनको भी सामने है, लोगों को भी क्वेश्चन करना चाहिए। जो मेरे से पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्टर साहब तो पहले भी स्टेट यूनियन जो इनकी डॉक्टर्स की है उसके नेता रहे, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट यूनियन के लीडर भी रहे, और मैं समझता हूँ कि कई तरह के यहाँ पे बीच में परेशानियां आई। जैसे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको निकाल दिया गया इस सरकार में, वो बेचारे जिन्होंने उस समय जब कोविड टाइम था तो बहुत लोगों की सेवा की, मदद की, उस समय रखे गए थे। मुझे लगता है मेरे ख्याल से 2000 के करीब पूरी स्टेट में बच्चे रखे गए थे। यहाँ से भी काफी बच्चे थे जिनको निकाला गया। तब तो डॉक्टर साहब ने कोई उस समय किसी के पक्ष में बात नहीं की, हालांकि वो जो डॉक्टर्स यूनियन है उसके प्रेसिडेंट थे, तब उनको बोलना चाहिए था। फिर जब डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की थी तब भी हॉस्पिटल्स में मरीज पड़े हुए थे और कितनी परेशानियां यहाँ पे मरीजों को झेलनी पड़ी, तब भी डॉक्टर साहब कहीं नहीं दिखे। ये सब भी देखना चाहिए जनता को कि जब जरूरत थी तब तो आए नहीं,
मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए, जो अपने प्रोफेशन के लोगों, जिनके नेता जिनको चुना था, उन्होंने अपने प्रोफेशन के लोगों की तो हमीरपुर की जनता की क्या ही मदद करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि जब उनको मौका उस समय भी मिला तब भी उनको वहां पे मदद करनी चाहिए थी, लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। जो कोविड वॉरियर्स थे उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। हाँ। और जो यहाँ पेशेंट थे उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। डॉक्टर्स जो भी जब स्ट्राइक हुई थी तब भी उन्होंने अपना कोई बयान नहीं दिया। जब कोविड वॉरियर्स को हटाया गया तब भी कोई बयान नहीं दिया गया। उनको उस समय भी बोलना चाहिए था। जो आज ये बात करते हैं कि क्षेत्र को आगे लेके जाना है, उस समय जो उनका प्रोफेशन था जो उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो आने वाले समय में हमीरपुर की जनता के साथ क्या खड़े होंगे। जो भ्रष्टाचार में एक और बात आती है कि 136 करोड़ के जो टेंडर जो लिए थे, कुछ इस तरह के टेंडर उन्होंने दिए हैं आपको, जो कि भाई मैं तो काम कर रहा था। देखिए, सबसे बड़ी बात कि यही तो मुख्यमंत्री जी में कमी है बहुत ज्यादा। 4 बार वो विधायक रहे। पहली बात तो टेंडर में ले नहीं सकता। ठीक है, मैंने पहले भी इससे पहले आपको कहा कि जब आप राजनीति में आते हैं वो सब छोड़ना पड़ता है। ठीक है, मेरे पारिवारिक बिजनेस है ये, लेकिन टेंडर जो है कौन मुख्यमंत्री टेंडर दिला सकता है। टेंडर आज की डेट में पढ़ा लिखा ये समाज ऐसा, और हमीरपुर की जनता बहुत शिक्षित है। 1 लाख से ऊपर का कोई टेंडर अगर आप डालते हैं वो सब ऑनलाइन है। आप कोई भी डालेंगे ऑनलाइन डलेगा, जिसका रेट सबसे कम होगा उसको वो टेंडर मिलेगा। अब मुख्यमंत्री जी किस तरह से ये चीजें मैनेज करते हैं, तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कि इन लोगों ने मेरे को 135 करोड़ के टेंडर दिलवा दिए। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए और किस तरह से इन्होंने दिलवाए हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे पूछूंगा कि बताइए कैसे आपने मुझे 135 करोड़ रुपए के टेंडर दिलवा दिए। और वो भी आप ये देखिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी 1.5 महीना हुआ है पार्लियामेंट इलेक्शन को, उस समय वो मेरे गृह के क्षेत्र में वहां पे लंबड़ू में वहां पे आए और वहां पे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 100 करोड़ के टेंडर लिए। आज वो हमीरपुर आए, जब आज 2 तारीख है, चुनावों को 8 दिन रह गए हैं, अब आज इन्होंने बोला 135 करोड़ के टेंडर लिए। अब जब तक ये 8 तारीख तक पहुंचेंगे ये 500 करोड़ का कर देंगे इसको। इनके एक नेता है जो राष्ट्र में जो अपोजिशन के लीडर बने हैं, जिनको अभी किस तरह की बयानबाजी वो हिंदुओं के प्रति कर रहे हैं वो भी आपने समक्ष देखा है। कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। और ये कि जो बोलते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान लेके चला, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं। और एक ये लीडर है जो झूठ की दुकान खोल के चले, जो सवेरे से झूठ बोलते हैं, शाम तक झूठ बोलते हैं सत्ता में रहने के लिए, ताकि किसी तरह सत्ता में बने रहें। पर आशीष भाई, ये आए इस वादे पे थे कि हम सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। व्यवस्था परिवर्तन हुआ, क्यों नहीं हुआ? कैसे? ये इन्होंने नारा दिया था कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं है जी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? मैडम को टिकट दिया गया 13 से, अपनी वाइफ को। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वाइफ को, वो भी आदरणीय शांता कुमार जी की हर स्टेटमेंट को ये बोलते थे जब इनकी तारीफ की जाती थी कि देखिए मेरी तारीफ शांता कुमार जी ने की है। अभी 3-4 दिन पहले शांता कुमार जी का ही बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस तरह की राजनीति पहली दफा उन्होंने देखी है और इस प्रदेश ने देखी है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अपनी वाइफ को टिकट दिया और देरा से, जो देरा कंस्टिट्यूएंसी से वो लड़ रही हैं। तो ये भी इनको उजागर करना चाहिए कि किस तरह से, जो अगर सीनियर लीडर्स की आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो, अगर वो कटाक्ष करते हैं तो वो भी लोगों को सुनवाना चाहिए। मैं जो ये इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन ये हो रखा है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। पिछले यहाँ पे हमीरपुर में ही सबऑर्डिनेट बोर्ड है जी, वो बंद कर दिया गया। भर्तियां सबकी रुकी हुई हैं, बच्चों की, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं। JOIT वाले वो धरने पे बैठे रहे। अब शिमला में विधानसभा चली, जब उस समय जब ये राज्यसभा की भी वोटिंग हुई तब भी हजारों बच्चे वहां पे ठंड में बेचारे बैठे रहे। हम लोगों ने भी उनसे मिले और मुख्यमंत्री जी ने भी उनको आश्वासन दिया कि बस अभी विधानसभा के बाद कर देंगे। आज विधानसभा को हुए 6 महीने हो गए, ना कोई उनकी सुध-बुध लेने वाला है। अब उनको और समय दिया गया है। इंस्टीट्यूट जितने खोले गए, यहाँ पे मेरे क्षेत्र में लंबड़ू में कॉलेज खोला गया, 8 महीने उसकी क्लासेस चली, वो बंद कर दिया गया। यहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल की घोषणा की गई थी लंबड़ू में, वो डिनोटिफाई कर दी गई। इस तरह के, मतलब मेरे अपने क्षेत्र में, मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में, जहाँ पे इतना सब कुछ इन्होंने डिनोटिफाई बंद कर दिया, तो आप इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? ये क्या मुख्यमंत्री के नाम पे वोट देना, ये जो इन्होंने नारा चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पे,
मैं तो ये समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के काम पे वोट मांगिए कि काम इन्होंने 1.5 वर्षों में क्या किया है। आपको रिपोर्ट कार्ड तो जनता के बीच में देना पड़ेगा, और कर्म अगर किए होंगे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उनके कर्म जो है वो पिछले 1.5 वर्ष में ऐसे हैं कि इन्होंने पूरे प्रदेश को बदहाली की ओर अग्रसर किया है, और बदहाली में ही हमारा प्रदेश इस समय जो है वो चला हुआ है इनके नेतृत्व में। इनका ना तो कोई विजन है, ना इनकी कोई नीति है, ना नीयत है। विजन की बात कर लेते हैं। चलिए, 2 चीजें। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि लोग कह भी रहे थे कि भाई अब आपको पिछली बार पुष्पेंद्र जी से जिताया था, इस बार क्यों नहीं पुष्पेंद्र जी को मौका दिया जाए, एक चीज। और आशीष शर्मा क्या विजन लेकर आ रहे हैं, मतलब क्या उनका सोच है? एक मैं आपके प्राइवेट मेंबर बिल शायद आपने यहाँ पे दिया था, जिसमें आपने कहा था कि जो कचरे से बनाते कि सड़कों को कुछ बनाने का उसमें बात हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि हमीरपुर के लिए या ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के लिए भी अगर आप ऐसा सोचते हैं, जब आप वहां पर रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो मतलब आप क्या विजन लेकर चलते हैं? देखिए, उस समय जो ये जितना भी वेस्ट होता है हमीरपुर में, जो निकलता है, जितना भी कचरा निकलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे नजदीक लगती हुई पंचायतों में वो वेस्ट जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगा हुआ है, जो एमसी एरिया में है, पंचायत एरिया में पड़ता है। वहां पे जगह वो रखने के लिए भी कचरा इतना ज्यादा हो गया, शहर जिस तरह से फैल रहा है तो कचरा इतना ज्यादा हो गया कि वहां पे वो रखने के लिए जगह नहीं है। वहां पे एनजीटी में भी वो केस चला हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए, जैसे दिल्ली में ही देखा आपने, पूरा का पूरा पहाड़ था, वो गडकरी जी आए और उन्होंने वहां पे जो बिटुमिन जो लगता है, तारकोल जो सड़कों में बिछता है, वो जो तारकोल बिटुमिन लगता है, वो उन्होंने जो उससे कचरे से जो बिटुमिन बनता है, एक स्पेसिफिक जो उसकी ग्रेडिंग है, उस हिसाब से उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। कचरे से जो बोला जाता है कि प्लास्टिक से सड़कें बनाई गई, तो वो सारा का सारा बिटुमिन में, ये कंक्रीट में वो चीजें यूज की गई। तो ये हमें आने वाले समय में, ये आज नहीं, क्योंकि पर्यावरण को अगर हम बचा के चलेंगे, कि प्रदेश हमारा वैसे सुंदर है, पूरी तरह ग्रीन है, तो हमें इसके लिए, मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें काम भी करना चाहिए। और जो हमारे बड़े शहर है, शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, जहाँ पे भी इस तरह की समस्या है, उसको वहां पे ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे किसी ना किसी तरह जो भी टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और जब इंदौर, दिल्ली ये सब कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि ये जो है, ये कचरे की यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, कचरे सफाई भी रहेगी, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज भी तरीके से किया जाएगा। और क्या क्या आपका फ्यूचर प्लान्स है, और क्या क्या चीजें देखते हैं? ये तो एक पार्ट हो गया उसका। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मुझे तो अपने विधानसभा क्षेत्र से जो मैं सोचता हूँ उसी के बारे में बात करूँ। ठीक है। बस स्टैंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यस की थी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि काम शुरू किया गया। काम लेकिन शुरू किया जब हमने राज्यसभा का वोटिंग कर दी थी 27 तारीख को। कोड ऑफ कंडक्ट मेरे ख्याल से 4 तारीख को, 4 मार्च को लोकसभा का लगना था, तो 1 मार्च को उन्होंने काम शुरू किया था। हालांकि मेरे को 1 साल हो गया था, हर प्लानिंग की मीटिंग में ये मैंने मुद्दा उठाया था कि एक आधी तो अपनी, जो आपने 4 जो घोषणाएं हैं, इनमें से एक आधी तो अपनी पूरी कर दीजिए, शुरू तो कर दीजिए। लेकिन नहीं सुनवाई हुई, बट देर आए दुरुस्त आए, विरोध के बावजूद बाद ही आए, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उसके अलावा जो हमारा शहर है, इसकी पार्किंग की समस्या है, पार्किंग के लिए हमने जगह तलाशी भी है यहाँ पे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सहयोग नहीं किया उसमें। अगर करते तो शायद आज को वो सब काम शुरू हो जाते। जो यहाँ पे शहर के नाले हैं, जितने भी, उनका चैनलाइजेशन करना है, उनको अंडरग्राउंड करके, अगर जहाँ पे सुविधा हो सके वहां पे एम्बुलेंस रोड वहां तक चला जाए, उन नालों के ऊपर। उसके अलावा जितने मेरे विधानसभा क्षेत्र में गाँव जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, करीब 18-20 गाँव ऐसे हैं, वहां पे कई डिस्प्यूटेड एरिया है, लैंड डिस्प्यूट चले हुए हैं, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं लग सकता है, तो स्टेट एड से अगर पैसा मिलेगा वहां पे, तो वो सारे के सारे गांव जो है वो रोड से कनेक्टेड हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी समस्या है, एम्बुलेंस रोड तो जरूरी है हर गांव के लिए। उसके अलावा पंचायतों में हमारी पानी की समस्या है। हालांकि शहर में हमारे वाटर लिफ्टिंग स्कीम जो है वो ब्यास से है, और आने वाले समय में जो मेरी 40 पंचायतें मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरा ये मतलब मेरी प्राथमिकता है ये कि हमने कम से कम 2-3 घंटे डेली पानी जो है वो गांव तक, हर घर तक पहुंचाना है। डेली 2-3 घंटे के लिए पानी दिया जाए, लोगों को पानी की समस्या यहाँ से हल हो। पानी लिफ्ट अगर ब्यास से करेंगे तभी वो संभव है, क्योंकि आने वाले समय में
जब धौलासिद्ध रिजर्वायर बनेगा तो पानी की समस्या जो है हम पूरी कर सकते हैं, ब्यास से पानी उठा के हम प्रॉपर वो प्लान आउट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी ये प्राथमिकताएं हैं जो आने वाले समय में। पर आशीष भाई यही अब पॉइंट आ जाता है, ये विजन है आपका, प्राथमिकताएं भी आपने बता दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहले कोऑपरेट नहीं करते थे, अब तो आप पूरी तरह से बीजेपी में चले गए, अब तो कोऑपरेशन का मतलब ही नहीं रहा। देखिए विधायक चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, तो प्राथमिकताएं तो अपनी देनी है। 2 रोड्स दे सकता है वो। मेरे विधानसभा क्षेत्र के तो रोड्स वैसे सारे कनेक्टेड है, 2 रोड्स उसमें डाल सकता है। जहां पे लैंड डिस्प्यूट नहीं है वो तो रोड हम करवा ही सकते हैं। इसके अलावा हमारे केंद्र में मंत्री हैं, आदरणीय नड्डा जी हैं, अनुराग जी हैं, जिनको हमने वोटिंग की है राज्यसभा की, हर्ष महाजन जी है, तो कुछ ना कुछ तो फंड वहां से भी लेंगे। अगर ये नहीं देंगे तो वहां से लेंगे। अब जब इंडिपेंडेंट था तब भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ चलाया हुआ था, और आने वाले समय में भी यही, जबकि अब तो परिवार में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हूँ, केंद्र में भी सरकार है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे। और जो ये वाटर सप्लाई स्कीम्स वगैरह, ये तो मैं अपने विधायक प्राथमिकता में डाल के नबार्ड से अप्रूव करवा के काम शुरू करवा सकता हूँ। कहते हैं कि आप सैलरी नहीं लेते, कितना सच है? बिल्कुल सत्य है। आप मेरी जो बैंक बैलेंस शीट है वो आप चेक कर लीजिए, पूरा का पूरा अकाउंट पे ही है, या मैंने अकाउंट ट्रांसफर किया हुआ एक पैसा। कहाँ डाल? लोगों को, जो आपके यहाँ के लोग, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के नीडी हैं, कोई किसी की, अगर किसी की हेल्प की है, किसी की बेटी की शादी है, किसी किसी ने दवाई लेनी है, किसी ने अपना इलाज करवाना है, किसी बच्चे ने पढ़ाई करनी है, वैसे लोगों को हेल्प की और करते हैं, हर महीने करते हैं। जो आता है टीएडीए मिला के वो दे देता हूँ। सभी सारे के पैसे, एक भी पैसा अपने नहीं लिया। पिछले जब जितनी भी सैलरी आई है 15-16 महीने में, वो नहीं ली गई, सारी की सारी आपने डोनेट किया। बड़ा क्लेम है। और जब बात करते हैं कि ये तो हुई सैलरी की बात, ऑब्वियसली एक मैं आपकी वीडियो देख रहा था जिसमें आप छोटी बच्चियों के खाते खुलवाने की बात कह रहे थे। बिल्कुल, मैं उस पे, क्योंकि आपने बहुत, जिसे कहते हैं, युद्ध स्तर पे काम किया है, और मैं जब बाहर भी बात कर रहा था, वो आप इससे पहले से भी करते हैं, विधायक बनने से पहले से किया है। हाँ, ये उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं जब कोविड टाइम के बाद जब मैं विधानसभा क्षेत्र में निकला था, जब मैं कई जगह गया, गाँव में गया, तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से निकला, यहाँ पे मेरे जंगल रूपा पंचायत पड़ती है जी। और एक मेरे ख्याल से हिमाचल दस्तक ने एक कार्यक्रम किया था, नारी तू नारायण। हाँ जी, बिल्कुल, दस्तक का कार्यक्रम है। उसमें उस लेडी को वो अवार्ड भी दिया गया था जी। और उनकी 3 बच्चियां हैं जी। एक बेड रिडन है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, 2 10 साल से छोटी बच्ची हैं जी। अब वो लेडी के पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था, ठीक है। और उस लेडी के हालात ऐसे थे कि ना तो वो बाहर जा सकती थी काम करने के, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, एक बेड पे है। हाँ। तो किस तरह से अपनी जीविका, अगर उसको वो 1500 विडो पेंशन मिलती तो उससे पॉसिबल नहीं है गुजारा करना। 3 बच्चों का मैं नहीं समझता हूँ कि संभव है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनके कपड़े, राशन, इन सब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब पहली बार वहां पे गया तो मैंने जब स्थिति देखी, मैं क्या, कुछ ना कुछ तो जीवन में अगर मौका दिया ईश्वर ने, और मैं अगर समर्थ उस परमात्मा ने दिए, तो कुछ ना कुछ तो करूं। तो मैंने वहां पे 2 बच्चियां थी उनको मैंने सुकन्या के तहत खाता खुलवाया। और आज जो है, जब 3.5-4 वर्ष हो चुके हैं, धीरे धीरे उन्होंने डलवाता रहा, कभी 5,000 डलवाए, कभी 3,000 डलवाए। वो उसमें 1.5 लाख रुपया जैसे डल जाए, तो जब वो 18 साल की बिटिया होगी तो उसको 6 लाख रुपया मिलेंगे। क्या बात है। हाँ, वो मतलब बच्ची अपने शादी के लिए यूज करे, पढ़ाई के लिए यूज करे, और सबसे बड़ी बात कि उस पैसे को कोई निकलवा नहीं सकता है, वो बेटी निकलवाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें फिर 2 बच्चियों को किया, तो वो अपने मन को खुशी होती है। अगर किसी ऐसे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी हाजिरी परमात्मा के चरणों में कोई नहीं लग सकता। परमात्मा के चरणों की बात की आपने, गसोता महादेव, काफी ज्यादा आप वहां पे भी, मतलब आपकी पत्नी का इंटरव्यू देखा था मैंने, पोल स्टार पे आया था। भाभी जी बता रहे थे कि बारिश हो, बर्फ तो चलो खैर यहाँ नहीं पड़ती, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन रोज सुबह जाएंगे और रोज वहां हाजिरी लगा के आएंगे। देखिए, मैं कौन होता हूँ जाने वाला, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। उसकी कृपा ना हो तो वहां पे धूप भी नहीं जला सकते। तो ये है कि बाबा की कृपा है कि मुझे ये मौका दिया, उसने जीवन दिया है कि मैं वहां पे हाजिरी लगा लेता हूँ, और उनका आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुंचा हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ अच्छा करने का भी जो समर्थ है वो ईश्वर ने दिया है। बाकी करवाने वाले भी वही हैं, हम तो माध्यम है एक छोटे से, उनके चरणों की धूल भी नहीं है। जब वो धूल छिटक जाएगी तो हम भी चले जाएंगे। 22 साल का वो युवा जिसने एक बैल को देखा था जो घायल था,
वो उसने सोचा था कि 2022 में मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। भविष्य का किसी को पता नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना। हमें भी नहीं था पता कि 9 लोग चले जाएंगे सरकार को। ये तो बहुत बढ़िया से कहा। और आखिर में एक आखिर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं जीतते हैं इलेक्शन, सभी पूछते हैं जीतने के बाद क्या करें, मैं पूछता हूँ नहीं जीतते हैं तो क्या करेंगे? जैसे चले हैं वैसे चलेंगे, जैसे पहले चले थे वैसे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर मन की हो तो अच्छा, और मन की ना हो तो और अच्छा। और जो हुआ पहले वो भी अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अद्भुत ही होगा, इसी में विश्वास रखते हैं हम। और पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो हैं, आगे भी जीरो ही रहेंगे। ईश्वर के चरणों में हाजिरी लग जाए और अच्छा काम करने में विश्वास रखते हैं। और जीरो का मतलब ये नहीं है कि, मेरा मतलब है कि शून्य है, शून्य में ही चले जाएंगे। ये जीवन में हमारी धारणा भी है और हम यही सोच के आगे बढ़ते हैं। अगर ईश्वर ने जो मौका दिया वो उसी ने दिया, यहाँ तक पहुंचाया उसी ने पहुंचाया। जो वैसी स्थिति जो लाए उसमें जीवन जीना है। और दूसरी बात, जो ये स्थिति भी चली हुई है, जो भी चली है, आने वाले समय में क्या होना है किसी को पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। जनता की सेवा जारी रहेगी या फिर विधायक नहीं रहे तो फिर वो छोड़ देंगे? नहीं, जनता की सेवा हर समय जब तक हूँ तब तक जारी रहेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहले भी की है। राजनीति से पहले जब राजनीति में आए नहीं थे, कोविड टाइम भी नहीं था, उससे पहले भी लोगों में जो भी मेरे जानने वाले मुझे जानते बड़ी अच्छी तरह, जो मेरे से कभी बन पाया है सेवा के मतलब करवाने वाला मैं कौन हूँ, वो ईश्वर है करवाने वाला। और जो हुआ है किया है, अगर समर्थ होगा करने का तो आगे भी करेंगे, करवाने वाला वही है। आपको आने वाले चुनावों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, हमारे बीच में आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और आजाद प्रत्याशी के तौर पे भी जीत चुके हैं। देखना होगा कि इस बार हमीरपुर की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है या नहीं। इसी के साथ इस पॉडकास्ट से आप लोगों से विदा लेते हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, इसके साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।